नमस्कार साथियों हमने मौर्य वंश प्रारंभ किया था जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य का जो सामान्य परिचय पढ़ लिया था। और आज हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के जो विजय अभियान एवं उसके साम्राज्य विस्तार के संबंध में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देख लें यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान और साम्राज्य विस्तार क्या क्या था। देखिए यहाँ पर लिखा है महाबोधि वंश। इस महाबोधि वंश के ग्रंथ के इस रचना के आधार पर ये माना गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहाँ पर लिखा है दोस्तों CGM यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पहला आक्रमण किया था पाटलिपुत्र पर, जो कि मगध की राजधानी थी। लेकिन वो जो उसका आक्रमण था चंद्रगुप्त का मौर्य का, वो आक्रमण असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों? महाबोधि वंश से। इस रचना से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और दोस्तों उसके बाद मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है और जब वो हार जाता है तो वहां से भागकर एक कुटिया में, एक झोपड़ी में छिप जाता है। तो वहां पर एक महिला होती है, अपने बच्चे को थाली में दलिया बना के देती है। तो बच्चा बीच में से खाना प्रारंभ करता है तो कहती है, बेटा बीच में से मत खाइए, गर्म लगेगा, तो इसको साइड में से ठंडा करके खा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य भी क्या करता है, बीच में से आक्रमण कर रहा है तो वो हार जाता है, तो साइडों से अगर करेगा तो जीत जाएगा। तो इस प्रकार की बात वहां पर उसके समझ में आती है चंद्रगुप्त मौर्य को। और फिर वो क्या करता है कि जो मगध के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन पर आक्रमण करता है और उन्हें जीतते हुए अंत में वो पाटलिपुत्र को जीतकर मगध पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो इसके संबंध में जानकारी कहां से मिलती है दोस्तों? देखिए महावंश की टीका है, महावंश ग्रंथ की टीका है वंश प्रकाशिनी। इसमें क्या कहा गया कि पंजाब को जीता, चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को जीता और फिर उसने पाटलिपुत्र को जीतकर वहां मगध पर मौर्य वंश का साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्या किया कि पहले तो पंजाब को जीता, फिर पंजाब को जीतने के बाद में मगध के आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए पाटलिपुत्र को जीता और अंत में उसने मगध में अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी, मौर्य साम्राज्य की। आगे यहाँ पर दोस्तों देखिए महास्थान अभिलेख है। इस महास्थान अभिलेख का क्या संबंध है? देखिए महास्थान अभिलेख कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो बंगाल विजय है उसके संबंध में जानकारी कहां से मिलेगी? वो मिलेगी महास्थान अभिलेख से। कहां से? महास्थान अभिलेख से मिलेगी चंद्रगुप्त मौर्य की बंगाल विजय के संबंध में जानकारी। आगे यहाँ पर दो ग्रंथ और आते हैं तमिल ग्रंथ, जिनका नाम है अहनानूर एवं मुरनानूर। यहाँ पर देखिए तमिल ग्रंथ है अहनानूर एवं मुरनानूर। इन दोनों ग्रंथों से चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत की विजय के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सी मिलती है? दक्षिण भारत की विजय के संबंध में। और जो ग्रंथ है वो तमिल ग्रंथ है अहनानूर और मुरनानूर। आगे देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। APRS के अनुसार लगभग 305 ईसा पूर्व में, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था दोस्तों। ये युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था, जिसके पास भारत का जो क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था, उसके पास के क्षेत्रों पर किसका अधिकार था? सेल्यूकस निकेटर का। इस सिकंदर का सेनापति था और उस क्षेत्र का गवर्नर था। भारत के उत्तर पश्चिम के पास के क्षेत्रों का गवर्नर था कौन? सेल्यूकस निकेटर। तो इन दोनों का युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय होती है और सेल्यूकस निकेटर परास्त हो जाता है इस युद्ध में। दोस्तों ये युद्ध हुआ था लगभग 305 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के बीच में जो युद्ध होता है, चंद्रगुप्त मौर्य विजय प्राप्त कर लेता है, तो दोनों के बीच में संधि होती है। और संधि जो होती है उसकी चार प्रमुख शर्तें हैं। इनके संबंध में पहली शर्त हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो सेल्यूकस निकेटर था उसने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 4 क्षेत्र दिए थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को, CGM को अपने 4 क्षेत्र दिए थे। 4 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो देखिए यहाँ पर एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेरोपनिसिडाई। कौन से? एरिया, अराकोसिया, जेंड्रोसिया और पेरोपनिसिडाई। तो इस प्रकार के थोड़े नाम बोलने में मुश्किल होती है, लेकिन नाम इनके इस तरह के थे। वर्तमान में इन क्षेत्रों के नाम क्या है, इस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं एरिया की, तो वर्तमान में इसे हेरात कहा जाता है। अराकोसिया की बात करूं तो इसे कंधार कहा जाता है। जेंड्रोसिया की बात करूं तो इसे मकरान कहा जाता है। और अंत में पेरोपनिसिडाई की बात करूं तो इसे काबुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काबुल कहा जाता है। देखिए दोस्तों, दोबारा देखिए, यहाँ पर प्राचीन नाम है ये 4 क्षेत्रों के। और ये 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे संधि स्वरूप, क्योंकि वो 305 ईसा पूर्व का युद्ध हुआ था उसमें हार चुका था सेल्यूकस निकेटर। तो एरिया इसने क्षेत्र दिया, अराकोसी दिया, जेंड्रोसिया दिया और पेरोपनिसिडाई क्षेत्र दिया। ये चारों क्षेत्रों को वर्तमान में अलग अलग नाम है। तो देखिए यहाँ पर एरिया का नाम है हेरात, अराकोसिया का नाम है कंधार और जेंड्रोसिया का नाम है मकरान और पेरोपनिसिडाई का नाम है काबुल। तो 4 क्षेत्र उसने दिए। आगे 3 शर्तें उन्मुख है जिन्हें हम देख लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बढ़ सके।
दोस्तों आगे हम बात कर लेते हैं संधि के अन्य शर्तों के संबंध में। संधि की पहली शर्त के अनुसार तो 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। आगे हम बात करते हैं दूसरी शर्त क्या थी। तो दूसरी शर्त में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सेल्यूकस निकेटर था, इस सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना या कार्नेलिया, इस हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया गया। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भारतीय इतिहास का प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने की एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया है। कौन सा किया है? अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया है। तो देखिए दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय शासक है जिसने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो विवाह हुआ था, ये पहला इंटरनेशनल मैरिज है भारत के इतिहास का। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए तीसरा यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दिए। क्या हुआ दोस्तों? हेलेना से विवाह कर लिया, 4 क्षेत्र लिए, तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ उपहार जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को दिए। तो कितने हैं? 500 हाथी किसे दिए? सेल्यूकस निकेटर को दिए उपहार के स्वरूप। उपहार स्वरूप कितने हाथी दिए? 500 हाथी। किसे दिए? सेल्यूकस निकेटर को। किसने दिए? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए। क्यों दिए? कि 305 ईसा पूर्व जो युद्ध हुआ था उसमें सेल्यूकस निकेटर पराजय हो गया था और जो विजय हुई थी सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य की। तो यहाँ पे चौथी शर्त क्या होती है दोस्तों? कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने विद्वान दूत मेगास्थनीज, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, सेल्यूकस निकेटर का एक विद्वान दूत था, उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज को उसने क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर दिया। अब देखिए दोस्तों, हारने वाले पक्ष ने जब अपने दूत को नियुक्त किया तो उसके पीछे जरूर कुछ कारण रहा होगा। तो ऐसा हो सकता है कि, जैसा कि मेरा विश्लेषण है, कि जैसे कि हो सकता है कि उसने ये जानने का प्रयास किया होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की जो सेना थी, जो महान सेना मानी जाती थी, विश्व विजेता मानी जाती थी, उसका मैं सेनापति हूँ और इसने मुझे परास्त कर दिया। तो इसकी ऐसी क्या रणनीति थी? इसका मार्गदर्शक कौन था? इसके पास ऐसी कौन सी विद्या थी या ऐसे कौन सा ज्ञान था जिसकी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने मुझे हरा दिया? तो इन सबको जानने के लिए मुझे एक दूत इसके दरबार में बैठाना चाहिए ताकि इसके रणनीति, इसके कौशल, इसके ज्ञान, इसके अनुभव के बारे में मैं जान सकूं। तो संभवतः ये होगा कि मेगास्थनीज को इसने वहां इसके दरबार में बिठा दिया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनाकर भेज दिया। और मेगास्थनीज ने क्या किया? वहां पर जो कुछ भी इसने पाटलिपुत्र में देखा, जो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां देखा और उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका, और उस इंडिका में सब कुछ वर्णन कर दिया। तो एक प्रकार से इतिहास का एक स्रोत बन जाता है जो कि यूनानी लोगों ने भारत के संदर्भ में पढ़ा होगा। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक विद्वान दूत था, एक महान दूत था, उसका नाम था मेगास्थनीज, उसको नियुक्त कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त होने के बाद राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो पाटलिपुत्र के संबंध में उसने वर्णन किया और भारत जो प्रशासन चल रहा था उसके संबंध में वर्णन किया। तो देखिए दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया? सबसे पहले एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। इसके रचनाकार मैंने बताया आपको कौन थे? मेगास्थनीज। देखिए विषय क्या था इसका? पाटलिपुत्र एवं मौर्य साम्राज्य का वर्णन। क्या था? पाटलिपुत्र एवं मौर्य साम्राज्य का वर्णन, जिसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताया गया था। इसके मुख्य बिंदु के बारे में बात कर लें, इस पुस्तक पे मुख्य बिंदु क्या थे? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सेल्यूकस निकेटर का जो दूत था मेगास्थनीज, उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि भारतीय लिखना नहीं जानती। उसने क्या लिखा? भारतीय लिखना नहीं जानती। देखिए दोस्तों, भारतीय लिखना जानते थे इसलिए अर्थशास्त्र को लिखा गया, इसलिए वेद, पुराण, आरण्यक आदि उपनिषद वगैरह लिखे गए। तो लिखना जानते थे इसलिए लिखे गए। तो पहली बात इसकी गलत सिद्ध होती है मेगास्थनीज की कि भारतीय लोग लिखना नहीं जानते थे। आइए दोस्तों दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज ने लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। देखिए दोस्तों, इसका ये बात भी गलत सिद्ध होती है क्योंकि भारत में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन दासों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। तो इससे ये महसूस नहीं हुआ कि इनके दास हैं या इनके कोई खास व्यक्ति हैं। तो इसने जिनके जो दासों के साथ अच्छे व्यवहार के कारण उन्हें दास नहीं समझ पाया, जबकि यूनानों में दास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता होगा। इसलिए मेगास्थनीज को बात अटपटी लगी और उसने ये कह दिया कि भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं है, जबकि दास प्रथा प्रचलित थी। आगे बात करें दोस्तों, तो इसकी दूसरी शर्त के संबंध में हमने देख लिया कि भारत में दास प्रथा प्रचलित थी।
तो दो इसकी जो तथ्य थे, दोनों तथ्य यहाँ पर गलत सिद्ध होते हैं। आगे देखिए दोस्तों, बात करते हैं, किसने लिखा कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो 6 समितियों द्वारा देखा जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5। समितियां कितनी थी? 6। तो इस प्रकार से 6 × 5 करते हैं तो दोस्तों 30 सदस्यों का दल बन जाता है। देखिए दोस्तों, क्या कहा इसने मेगास्थनीज ने कि पाटलिपुत्र का जो प्रशासन था वो 6 समितियों द्वारा देखा जाता था और इसमें प्रत्येक में कितने सदस्य थे? 5। इस प्रकार से कुल 30 सदस्यों का एक दल वहां पर हो जाता है जो कि पाटलिपुत्र के प्रशासन व्यवस्था को देखता था। तो 3 बिंदु यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों पाटलिपुत्र के बारे में जान ले थोड़ा सा। तो पाटलिपुत्र जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है का पाटलिपुत्र। देखिए पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित था। और अगला यहाँ पर था कि जो मेगास्थनीज था, इस मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। क्या कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का जो महल है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रशंसनीय है। कौन कहता है? मेगास्थनीज कहता है। देखिए दोस्तों, आगे बात कर लें तो कि जो मेगास्थनीज है वो ऐसा माना जाता है कि मेगास्थनीज प्रथम व्यक्ति है, प्रथम विदेशी इतिहासकार है जिसने भारत के संदर्भ में लिखा है। क्या भारत के संदर्भ में लिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कौन है? तो उसका नाम है मेगास्थनीज। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, मेगास्थनीज प्रथम विदेशी इतिहासकार है जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है। तो प्रथम इतिहासकार कौन हो गए? विदेशी, जिन्होंने भारत के बारे में लिखा, तो वो हो गए मेगास्थनीज। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने मेगास्थनीज और जो 305 ईसा पूर्व युद्ध हुआ था उसके संदिग्ध शर्तों के बारे में जान लिया, थोड़ा इंडिका के बारे में हमने जान लिया, पाटलिपुत्र के बारे में जाना। तो इस प्रकार से इसके साम्राज्य विस्तार का हम देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं, इसके विजय अभियान देख चुके हैं, इसका साम्राज्य विस्तार और देखेंगे और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे आज। और उसके बाद में पूरा जो अंतिम समय और इसके बारे में जो इसके उपनाम वगैरह थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लिए हम आगे बात करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं मेगास्थनीज के संबंध में। तो मेगास्थनीज ने कहा कि जो पाटलिपुत्र का जो आकार है वो समांतर चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? समांतर चतुर्भुज के समान आकार है किसका? पाटलिपुत्र का। कौन कहते हैं? मेगास्थनीज। किसमें कहा उसने कहा इंडिका में। आगे देखिए दोस्तों, जो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी की महलों की जो प्रशंसा की है, उन्हीं लकड़ी के महलों की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। किसने की है? चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। और ये चीनी यात्री फाहियान क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के जो महल है, चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के जो महल है वो ऐसे लगते हैं जैसे मानव निर्मित नहीं है, इन्हें देवी देवताओं द्वारा बनाया गया है। क्या कहते हैं फाहियान कहते हैं कि महल तो इतने सुंदर हैं कि लगता है कि तो मानव तो बना ही नहीं सकते, इन्हें तो देवी देवताओं ने बनाया होगा। कौन कहते हैं? ये कहते हैं फाहियान। देखिए दोस्तों, फाहियान ने क्या कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल की बहुत प्रशंसा की और कहा कि यह महल मानव निर्मित नहीं लगते बल्कि देवी देवताओं द्वारा निर्मित लगते हैं। कैसा लगता है कि देवी देवताओं ने इस लकड़ी के महल को बनाया है, चंद्रगुप्त मौर्य के महल को। आगे दोस्तों, एरिन है, ये एरिन एक व्यक्ति है, ये क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त के लकड़ी के जो महल है उनकी तुलना सूसा एवं एकवेतना के महलों से की जा सकती है। किससे? सूसा एवं एकवेतना के महलों से की जाती है। ये क्षेत्र है सूसा एवं एकवेतना, इनकी जो महल बहुत प्रसिद्ध है, उन महलों से तुलना की है किसने? एरिन ने। किसके महलों की? चंद्रगुप्त के महलों की। और कौन से महल? तो लकड़ी की महल। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो लकड़ी की महलों की प्रशंसा में मेगास्थनीज कहते हैं कि बहुत ही सुंदर है, फाहियान कहते हैं कि मानव निर्मित नहीं लगते, देवी देवताओं द्वारा निर्मित लगते हैं, और एरियन कहते हैं कि लकड़ी की महलों की तुलना की जा सकती है सूसा एवं एकवेतना के महलों से, जो कि जो महल है वो है चंद्रगुप्त मौर्य के लकड़ी के महल। आगे देखिए दोस्तों, विंसेंट स्मिथ जो व्यक्ति हैं, विंसेंट स्मिथ ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था बहुत ज्यादा फैल चुका था। देखिए बात करें हम यहाँ पर, तो उत्तर में यहाँ जम्मू कश्मीर तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो उत्तर में इसका जम्मू कश्मीर तक शासन था। दक्षिण में बात करें तो कर्नाटक तक पहुंच चुका था, और इधर हम पूर्व में बात करें तो हम बंगाल तक, और पश्चिम में बात करें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वर्तमान को क्रॉस करते हुए यहाँ ईरान तक भी किसका शासन पहुंच चुका था? वो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन जो था वो यहाँ तक पहुंच चुका था। काफी विस्तृत साम्राज्य था, और ऐसा साम्राज्य दोस्तों
पहले कभी नहीं हुआ था। मौर्य काल में जितना साम्राज्य फैला था उतना न उससे पहले हुआ था न उसके बाद हुआ। मुगलों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना सके, और जो अंग्रेज थे उन्होंने बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं बना सके। तो विंसेंट स्मिथ के अनुसार कौन कौन से क्षेत्र थे चंद्रगुप्त मौर्य के? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधुनिक अफगानिस्तान, कौन सा क्षेत्र? आधुनिक अफगानिस्तान की हिंदू कुश घाटी, आधुनिक अफगानिस्तान की हिंदू कुश घाटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, काठियावाड़, बंगाल एवं नर्मदा नदी के पार। देखिए दोस्तों, कौन कौन से क्षेत्र हैं? आधुनिक अफगानिस्तान जो है उसकी हिंदू कुश घाटी, आगे बात करें तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, नर्मदा नदी के पार और काठियावाड़ ये क्षेत्र हैं। ये कहाँ तक पहुंच चुका था मौर्य साम्राज्य? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इतना साम्राज्य फैल चुका था। तो हमने यहाँ पर इसका इतना साम्राज्य हमने देख लिया। दोस्तों, यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था, ऐसा साम्राज्य बनाने के लिए अंग्रेज तड़पते रहे, मुगल जो तड़पते रहे तथा अंग्रेज आहें भरते रहे, ऐसा भी कहा गया है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के लोक कल्याणकारी कार्य एवं उसके अंतिम समय के संबंध में, क्योंकि उसका अंतिम समय जैन धर्म ग्रहण कर लिया था उसने, और उसकी किस प्रकार से उसने मृत्यु को प्राप्त किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। इसके संदर्भ में आपको जो भी कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए था वो भी बताइए। कोई इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित या राजस्थान जीके से संबंधित जो भी आपको वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।